अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको इस लेक्चर के अंदर जो है कराची यूनिवर्सिटी के इवनिंग का पास पेपर सॉल्व करवाऊंगा 2021 का, जो कि मैथमेटिक्स का है। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास यहाँ पे एमसीक्यूज़ नंबर 1 है, द कॉन्जुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर ए कॉमा बी। देखो बच्चों, जब भी आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ब्रैकेट की फॉर्म में लिखा है, तो फर्स्ट वाला जो है आपके पास रियल होगा और सेकंड वाला जो है आपके पास इमेजिनरी होगा। इस बात को अपने जहन में बिठा लो। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कॉन्जुगेट बताना है, तो अपने पास इस चीज़ को नोट करो कि कॉन्जुगेट में आपने सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। क्या करना है? इमेजिनरी का साइन चेंज करना है। ठीक है, अब इमेजिनरी आपके पास क्या है? बी है, तो बी का साइन अभी क्या प्लस लगा हुआ है, तो आप माइनस लगा दो। मतलब ये कि आपका आंसर ए कॉमा माइनस बी जो है इसका आंसर आएगा। अब अपने ऑप्शंस चेक करो, तो ऑप्शन सी आपके पास क्या है? इसका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। लेकिन अगर वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ब्रैकेट की फॉर्म में नहीं देता, मतलब वो आपको लिख के देता 3i+2, ठीक है, आपको बोले कॉन्जुगेट निकालो। बच्चों के जहन में होता है कि हमेशा जो है ना वो इमेजिनरी को सेकंड नंबर पे लिखेगा। ऐसा नहीं होता, वो आगे पीछे कर सकता है। ठीक है, तो इसका जब कंजुगेट आप निकालेंगे तो -3i+2 आपके पास आएगा। तो आपने इस चीज को जो है अपने माइंड में रखना है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 2 की बात करते हैं। If the roots of the equation ax square plus bx plus c is equal to 0 are real and unequal, then discriminant is dash। देखो बच्चों, आप लोगों ने इसके चार पढ़े होंगे। अगर d आपके पास ग्रेटर देन 0 आ जाए, ठीक है, तो रूट्स आपके पास क्या होंगे? रियल होंगे। ठीक है, लेकिन अगर d जो है आपका लेस देन 0 आ जाएगा, तो आपके पास क्या होगा? इमेजिनरी होगा। ठीक है, और अगर d जो है 0 के बराबर आ जाएगा, तो आपके पास रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। और एक आपके पास जो है परफेक्ट स्क्वायर का होता है। ठीक है, तो अभी यहां पे आपसे रियल की बात की गई है, इसका मतलब यह है कि आपका ऑप्शन डी यहां पे राइट आंसर होगा। मैं आपको एक एमसीक्यूज से जितने एमसीक्यूज जो हैं आ सकते हैं, वो तमाम जो है मैं आपको साथ साथ पता जाऊंगा। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 3 की बात करते हैं। इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर एम क्रॉस एन एंड एन क्रॉस पी रिस्पेक्टिवली, देन द ऑर्डर ऑफ ए बी। देखो, आपसे वो कह रहा है कि एक मैट्रिक्स आपके पास ए है और एक आपके पास क्या है? बी है। ठीक है, ए का ऑर्डर आपके पास क्या है? एम क्रॉस एन, और बी का आपके पास क्या है? एन क्रॉस पी। ठीक है, वो कह रहा है ए और बी मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करो और बताओ इसका ऑर्डर आपके पास क्या आने वाला है। ठीक है, देखो बच्चों, मल्टीप्लाई करने से पहले आप ये तो चेक करो कि ये मल्टीप्लाई हो भी सकते हैं, नहीं हो सकते। आपने पहले इस चीज को वेरीफाई करना है, बाद में जाके ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब वो कैसे वेरीफाई करोगे? पहले वाले मैट्रिक्स का आपने ये देखना है, कॉलम देखना है। ठीक है, ये आपके पास पहला रो होता है और दूसरा क्या होता है? कॉलम होता है। ठीक है, आपने फर्स्ट वाले का कॉलम देखना है और सेकंड वाली क्या देखना है? रो देखनी है। ठीक है, अब देखो दोनों सेम है। अगर दोनों सेम हो जाएं, इसका मतलब क्या है? कि हाँ भाई, आप मल्टीप्लिकेशन करवा सकते हो दोनों में। सही है भाई, कंफर्म हो गया। अच्छा, अब आपने ऑर्डर बताना है। अब आपके पास क्या बचा? यहां से m बच गया, यहां से p बच गया, तो आपका आंसर क्या आया? m क्रॉस p, मतलब ऑप्शन ए राइट है। बाज दफा क्या होगा कि वो आपको इस तरह का एमसीक्यूज देगा और मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं होगी, तो उसका ऑर्डर तो निकलेगा ही नहीं। ठीक है, तो आपने जो है इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। एमसीक्यूज नंबर 4 की बात करेंगे। इफ ए जी एच आर रिस्पेक्टिवली, then arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean between a and b। देखो बच्चों, आपको यहां पे ज्योमेट्रिक मीन जो है निकाल के देना है। किसके दरमियान? ए जी एच आपको गिवन है। अब ज्योमेट्रिक मीन को आपने किस तरीके से फाइंड करना है, वो आप यहां पे समझ लें। ठीक है, ये आपके पास क्या है? ए जी और एच। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है? जी इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट, ये आपके पास ए है और ये एच है। ठीक है, इसको आपने इस तरीके से लिख देना है। ठीक है,
अब अगर आप स्क्वायर रूट कैंसिल करना चाहते हैं तो आप दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे तो जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। आपका यहाँ पे ऑप्शन डी क्या होगा, राइट आंसर होगा। देखो बच्चों, आपके जहन में आता है ना कि हम मैथ का ये चैप्टर जो है छोड़ के जाके टेस्ट में बैठ जाएंगे तो हमारा टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हर साल जो है ना, जो पेपर बनाता है उसका माइंड जो है चेंज होता है। बाज़ दफ़ा वो एक ही चैप्टर से आपको 5 से 6 एमसीक्यूज़ दे देगा। ठीक है, तो आपने किसी भी चैप्टर को स्किप नहीं करना, तमाम चैप्टर्स की जो है आप लोगों ने तैयारी करनी है। पास पेपर जो है आपको हेल्प करते हैं आपको टेस्ट के अंदर। पास पेपर आपको बेनिफिट तब प्रोवाइड करेंगे कि आप एक एमसीक्यूज़ से निकलने वाले तमाम एमसीक्यूज़ को जो है सॉल्व करें। ठीक है, एमसीक्यूज़ में 5 के हमारे पास n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। आपने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है। कैसे करना है उसको मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n-1 फैक्टोरियल। आपने किसी भी तरीके से फैक्टोरियल के साइन को यहाँ से ख़त्म करना है। और वो कैसे ख़त्म करेंगे आपको पता है। जब आप जो है सॉल्व करते हैं, आपके पास अगर लेट सपोज आ जाए 7 फैक्टोरियल आ जाए, ठीक है, मैं कहूँगा भाई इसका फैक्टोरियल का साइन को रिमूव करो। आप कैलकुलेटर में जाके फ़ौरन से लिखते हो 7 फैक्टोरियल, आपके पास आंसर आ जाता है। ठीक है, तो भाई इसके पीछे लॉजिक क्या? लॉजिक ये है कि आप जो है 7 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे आपका फैक्टोरियल का साइन खत्म हो गया। ठीक है, तो आप ये क्या कर रहे थे, आप एक एक माइनस करते जा रहे थे। आपने पहले एक माइनस किया, फिर एक और माइनस किया, फिर एक और माइनस किया। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको सॉल्व किया। अच्छा, अब आपके पास जो ऊपर वाली टर्म है n+1 है। ठीक है, आपने क्या किया, आपने n+1 लिखा। अब अगर आप इसी n+1 में से एक माइनस कर दो, मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, n+1 में से अगर एक माइनस करोगे तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा आपके पास, n बचेगा ना। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिख के दिखाता हूँ n+1 -1। देखो आपने सिर्फ एक -1 किया और साथ में फैक्टोरियल का साइन लगा दिया। ठीक है, और नीचे आपके पास क्या है, n-1 फैक्टोरियल है। ठीक है, ये +1 ये -1 कैंसिल हो गए। ठीक हो गया। अच्छा, अब भी देखो तो आपका कोई भी चीज़ यहाँ पे ऊपर से कैंसिल नहीं हो रही। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने n+1 वैसे लिखा, आपने n भी वैसे लिखा। अब n में से एक माइनस करो, n-1 फैक्टोरियल हो गया, और डिवाइड में भी आपके पास n-1 फैक्टोरियल है। अब ये आपके दोनों कैंसिल हो चुके हैं। आपका आंसर यहाँ पे जो है ऑप्शन बी निकल के आ चुका है। तो इस तरीके से आपने सॉल्व करना होता है। एमसीक्यूज नंबर 6 की बात करेंगे। एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी इज गिवन बाय डैश। देखो बच्चों, आपके पास क्या होगा, ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 तो आपके पास आएगा ही आएगा। ठीक है, अच्छा, अब देखो जो आपके पास यहाँ पे साइड्स आ रही है, लेट्स सपोज आपके पास आता है ए और बी। अब यहाँ पे साइन का एंगल कौन सा आएगा? ठीक है, ये बच्चों को कंफ्यूज करता है। देखो ए के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास अल्फा होगा, बी के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास बीटा होगा, और सी के क्रॉसपॉन्डिंग आपके पास गैमा होगा। ठीक है, अच्छा देखो अब यहाँ पे ए बी साइड्स आ गई, मतलब ये कि यहाँ पे सी साइड मिसिंग है। तो सी के अगेंस्ट आपके पास क्या एंगल होता है, गैमा होता है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, गैमा लिख दोगे। ठीक है, अब अपने ऑप्शन देखो, यहाँ पे तो 1/2 है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया। दूसरे में आपके पास 1/2 है, ए बी भी है, और यहाँ पे अगर एंगल लिखोगे तो यहाँ पे बीटा लिखा हुआ है। अगर यहाँ पे गैमा लिखा होता ना तो आपका काम चल जाता। तो ऑप्शन गलत हो गया। सी क्या बोलते हैं, 1/2 ए बी, और ये जो है हमारा यहाँ पे परफेक्ट आंसर है, और डी आपके पास जो है गलत आंसर है। एमसीक्यूज नंबर 7 की बात करते हैं। आपको एंगल जो है रेडियन में दिया हुआ है, आपने इसको कन्वर्ट करना है डिग्री के अंदर। ठीक है, तो डिग्री में कन्वर्ट किस तरीके से करेंगे कि आपको पता है कि आपको एंगल क्या गिवन है, π/90 गिवन है। तो कन्वर्ट करने के लिए आप इसको 180 डिवाइड बाय पाई कर दें। ठीक है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 91 द 92 द 180। आपके पास 2 डिग्री आंसर आया। ठीक है, यहाँ पे आपके पास 2 डिग्री कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी जो है आपके पास क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, एमसीक्यूज नंबर 8 की बात करेंगे। इफ ए बी सी आर द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, तो स्मॉल आर का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा अपॉन एस आपके पास राइट आंसर है। ठीक है, और ये जो आपके पास ऑप्शन सी जो गिवन है ना, ये आपके पास एक और फॉर्मूला है, ये कैपिटल आर का है। किसका, कैपिटल आर का। तो फॉर्मूलाज आपको टिग्नोमेट्री के जो है ना बहुत ही अच्छे से आने चाहिए। ठीक है,
एमसीक्यू नंबर 9 की बात करते हैं। द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ आयोटा ब्रैकेट 3 - 2 आयोटा, आपने यहाँ पे जो है रियल और इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब बात साहब बच्चे जो है देखते हैं कि हाँ भाई रियल 3 है, इमेजिनरी -2 है, आंसर लगा दिया फौरन से। ठीक है भाई, आपने इसको पहले सिंप्लीफाई करने के बाद अपना जवाब देना है। आपके पास सवाल क्या था, आयोटा मल्टीप्लाई बाय 3 - 2 आयोटा। आप इस आयोटा को पहले मल्टीप्लाई करो, जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 3 आयोटा आ गया और प्लस माइनस माइनस हुआ और 2 आयोटा का स्क्वायर आ गया। ठीक है, और आपको ये बात मालूम है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आपने -1 यहाँ पुट करना है, और जब -1 को यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 2, ये आपके पास आ गया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर चुके हैं, अब आपने बताना है कि भाई रियल क्या है, इमेजिनरी पार्ट क्या है। रियल आपके पास 2 है और इमेजिनरी आपके पास 3 है। अच्छा, अब यहाँ पे एक ना जो पेपर जो बना रहा है उसका माइंड सेट चेक करें, उसने किया क्या यहाँ पे, उसने लिखा रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। अगर वो यहाँ पे यही पे चेंजिंग करता, इमेजिनरी एंड रियल कर देता, तो आप अपना आंसर जो है गलत लगा सकते थे। वजह क्या है, देखो यहाँ पे आपके पास रियल क्या आया, 2 आया, 2, 3। ठीक है, आपने यहाँ पे 2 और 3 कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ ऑप्शन बी, आपने इसको जो है टिक लगा दिया, आपका ठीक हो गया। लेकिन अगर वो ये चीज़ यहाँ पे इमेजिनरी एंड रियल लिख देता तो फिर आप क्या करते, फिर आपका 3 और 2 आंसर होता। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को आपने समझना है। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। एमसीक्यू नंबर 10 की बात करते हैं। इफ द मैट्रिक्स, यहां पे आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और यहां पे सिंगुलर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया। सिंगुलर का मतलब क्या होता है कि आप जब इसका डिटर्मिनेंट लोगे तो वो 0 के बराबर होगा। ठीक हो गया, आपको लैम्डा की वैल्यू बतानी है। तो देखो भाई, आपके पास यहाँ पे 2/2 का मैट्रिक्स है, तो आपको जो है डिटर्मिनेंट जो है फाइंड करना आना चाहिए। वो किस तरीके से करोगे कि आप लैम्डा को 1 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आंसर आएगा, लैम्डा आएगा, माइनस का साइन आएगा, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 6 इज इक्वल टू 0, और लैम्डा की वैल्यू आपके पास यहां से आएगी 6 के बराबर। ऑप्शन डी जो है बेटा यहाँ पे राइट आंसर होगा। एमसीक्यू नंबर 11 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको टेंजेंट थीटा जो है गिवन है माइनस के अंदर, और साइन भी जो है ना कह रहा है कि नेगेटिव है, और बोल रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। देखो बच्चों, आपको ये पता है कि 4 क्वाड्रेंट जो है आपके पास होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट वाले के अंदर आपके तमाम जो है पॉजिटिव होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक, मतलब साइन, कॉस, टेंजेंट, कॉट, कॉसेक, ठीक है, सब पॉजिटिव होंगे। लेकिन जब सेकंड वाले के अंदर आप आएंगे ना, तो सेकंड वाले के अंदर आपके पास साइन और कॉसेक पॉजिटिव होंगे। थर्ड वाले के अंदर आपके पास टेंजेंट और कॉट पॉजिटिव होंगे, और फोर वाले के अंदर आपके पास जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों नेगेटिव की बात कर रहे हैं, टेंजेंट भी नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे अगर हम सेकंड वाले के पास जाते हैं तो सेकंड में आपके पास साइन पॉजिटिव हो जाता है, तो मतलब आपका सेकंड क्वाड्रेंट गलत हो गया। पहले वाले जो सारे पॉजिटिव हैं तो ये भी गलत हो गया। थर्ड में आते हैं, थर्ड में आपके पास टेंजेंट जो है वो पॉजिटिव है, तो ये भी गलत हो गया। तो आपके पास बचता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 12 की बात करते हैं। आपको यहाँ पे वैल्यू बतानी है 13 कॉम्बिनेशन 11। ठीक है, 13 कॉम्बिनेशन 11। कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपको खुद से कैलकुलेशन परफॉर्म करनी पड़ेगी। यहाँ पे उसने कॉम्बिनेशन दिया है, वो आपको परमुटेशन भी दे सकता है। तो आपको दोनों जो है फॉर्मूलाज आने चाहिए। क्या फॉर्मूला होता है भाई, एनसीआर का फॉर्मूला आपके पास यहाँ पे होता है n फैक्टोरियल डिवाइड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ये एनसीआर है। एनपीआर क्या है आपके पास, एनपीआर में आप n फैक्टोरियल करते हैं और डिवाइड में n माइनस r फैक्टोरियल करते हैं। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू आपके पास बराबर है 13 के, r की वैल्यू बराबर है 11 के। यहाँ पे आप सिंपल पुट करेंगे तो 13 फैक्टोरियल आपके पास ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा 11 फैक्टोरियल, और n में आपके पास 13 आ गया और r की जगह पे आपने 11 पुट कर दिया। आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब सिंप्लीफाई करना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, कि आपने किस तरीके से फैक्टोरियल के साइन को रिमूव करना है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया। ठीक है, मैं आपको जो है यहाँ पे करके दिखा भी दूंगा कि नीचे आपके पास 11 फैक्टोरियल है, आपने 13 में से जब 11 को माइनस किया तो आपके पास आंसर आया
12 और साथ में फैक्टोरियल का साइन भी जो है आपके पास आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे आया, आपने मज़ीद जो है इसकी कैलकुलेशन को परफॉर्म करना है और आपने मुझे बताना है कि कमेंट के अंदर इसका जो है आपके पास क्या आंसर आया है। ठीक है, एमसीक्यू नंबर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे आपको x की वैल्यू बतानी है और आपको पता है कि आपने x की वैल्यू तो निकालनी है, लेकिन जो x है वो पावर की फॉर्म में है, एक्सपोनेंट के अंदर है। तो किस तरीके से सॉल्व करोगे, आपने बेस को सेम करना है। बेस को सेम कर लोगे तो सॉल्व आराम से हो जाएगा। ठीक है, सवाल आपके पास ये लिखा हुआ है, सही है। अब देखो यहाँ पे 32 है राइट साइड पे, तो बेस सेम कैसी होगी, आपको पता है कि 2 की पावर क्या होता है, 2 की पावर 5 बराबर तो 32 के। आपने 2 पावर 5 कर लिया, बेस सेम कर ली मैंने, बिल्कुल कर ली। अब क्या हुआ, 2x प्लस 3 बराबर आ गया 5 के। ठीक है, अब x को अलग करना है, 3 को वहां पे भेज दो, 3 वहां जाके माइनस का होगा तो क्या आंसर आएगा, 2 आएगा और x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 1 के बराबर। ऑप्शन बी आपके पास क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं 14 एमसीक्यूज की। कह रहा है इफ अ बैलेंस्ड डाई इज रोल्ड देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 और 5 इज डैश। यहां पे डाई नहीं लिखा हुआ, ये डाइस की बात कर रहा है। ठीक है, तो आपको ये बात मालूम है कि डाइस की 6 साइड्स होती हैं। ठीक है, और उसके अंदर नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये आपके पास नंबर्स होते हैं। आपको बतानी है प्रोबेबिलिटी 2 और 5 की। देखो डिवाइड में तो हमेशा टोटल आता है। ठीक है, फिर टोटल आउटकम्स क्या हैं, 6 हैं, आपने 6 लिख दिया। आप फेवरेबल क्या है आपका, आपका 2 है और 5 है। देखो 2 आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दफा आ सकता है, 5 भी आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक दफा आ सकता है। दोनों को ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉल्व करो, 1/3 आपके पास जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 15 एमसीक्यूज की बात करते हैं। ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। आपके पास आपने इसको जो है सिंप्लीफाई करना है और आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस साइन है, इस तरह 0 मत लगा देना यहाँ पे, इसको पहले सॉल्व करना। ठीक है, आपने 1 वैसे लिखा, यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो। जब माइनस कॉमन लिया आपने, ठीक है, जब माइनस को कॉमन लिया, मैं यहाँ पे दोबारा इसको यहाँ पे सॉल्व करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। 1 माइनस कॉमन आ गया, माइनस हमारे पास ओमेगा प्लस का हो गया और प्लस का ओमेगा स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, अब आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर चाहिए, तो आप क्या करें, यहाँ से इस 1 को वहाँ पे भेज दें तो -1 आ जाएगा। तो आपके पास ये बराबर आ गया -1 के। आपने -1 जो है यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 + 1 किसके बराबर आएगा, 2 के। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या आएगा आपके पास, राइट आंसर है। 16 की बात करते हैं, आपको प्रोडक्ट ऑफ द रूट बताना है। देखो भाई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax² + bx + c, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब आपके पास a की वैल्यू क्या है, 3 के बराबर, b की वैल्यू आपके पास क्या है, -5, c की वैल्यू आपके पास क्या है, 2। प्रोडक्ट बताना है तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपके पास बराबर होता है c/a के। c की वैल्यू क्या है, 2 है, a की वैल्यू आपके पास क्या है, 3 है, 2/3 आपके पास क्या है, राइट आंसर है। वो आपसे सम ऑफ रूट्स भी पूछ सकता है, तो आपको दोनों जो है फाइंड आउट करना आना चाहिए। 17 एमसीक्यूज की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, 17 में आपके पास जो है फॉर्मूला पूछा गया है साइन u प्लस साइन v का। देखो वो आपको यहाँ पे साइन u माइनस साइन v का फॉर्मूला पूछ सकता है, कॉस u प्लस कॉस v का फॉर्मूला पूछ सकता है, कॉस u माइनस कॉस v का फॉर्मूला पूछ सकता है। तो तमाम फॉर्मूलास आपको आने चाहिए। अभी हमारे एमसीक्यूज का जो आंसर है वो ऑप्शन बी राइट आंसर है। 18 की बात करते हैं। 18 में आपको अल्फा रूट दिया गया है और बीटा रूट भी दिया गया है। आपसे बोला जा रहा है कि भाई हमें इक्वेशन फाइंड करके दे दो। इक्वेशन फाइंड करने का तरीका ये है, x² माइनस सम ऑफ रूट, ठीक है, x प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट। ठीक है, ये आपके पास जो है इक्वेशन को फाइंड आउट करने का तरीका है। अच्छा, अब आप सम ऑफ रूट पहले निकाल लें। वो कैसे निकालेंगे, अल्फा भी गिवन है और बीटा भी गिवन है। अल्फा प्लस बीटा ये आपके पास क्या कहलाता है, सम ऑफ रूट कहलाता है। ठीक है, अब अल्फा बराबर किसके, 1/2 के, आपने 1/2 लिखा। बीटा बराबर है -1/6 के, आपने -1/6 लिख लिया।
यहाँ पे आपने सिंपल इसका एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के बाद जो आपके पास आंसर आया है वो 2/6, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ठीक है, ये अल्फ़ा प्लस बीटा आ चुका है, मतलब ये कि सम ऑफ रूट आ चुका है। एक्स स्क्वायर आपने वैसे लिखा, सम ऑफ रूट में आपने 1/3x जो है लिख दिया। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालना है तो अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई कर लो। अल्फा की क्या आपके पास 1/3 है और बीटा आपके पास -1/6 है। सॉल्व किया तो -1/18 आ जाएगा। इस प्लस साइन को ख़त्म करके -1 जो है आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 18 लिख देंगे। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मेरे ख्याल से ये 2 नहीं है, ये 3 है। ठीक, 2 है। ठीक है, 3 नहीं है। तो यहाँ पे इसको आप 2 करेक्ट कर लें और 2 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आंसर आएगा। यहाँ पे जो है मैंने क्या लिख दिया, 12 लिख दिया। अब यहाँ पे आपने सिर्फ और सिर्फ एलसीएम लेकर सिंप्लीफाई करने के बाद अपनी इक्वेशन जो है बतानी है कि कौन सा ऑप्शन जो है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो है 0 है, डिवाइड में आपके पास जो है 12 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास 12x² माइनस यहाँ पे 4x आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, ये 12 वहाँ चला गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा, 12x² माइनस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। 19 MCQs की बात करते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो है आपको बतानी है बाइनोमियल एक्सपेंशन के अंदर। बच्चे इसको सॉल्व करने बैठ जाते हैं। भाई इसकी शॉर्ट ट्रिक है और शॉर्ट ट्रिक इतनी आसान है कि आप विद इन जो है 2 से 3 सेकंड्स में अपना आंसर दे सकते हैं, इससे भी कम सेकंड। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ और सिर्फ जो है n आपके पास ये होता है। ठीक है, n आपके पास पावर होती है। आपने n के अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 को ऐड करके अपना आंसर बताना है। ठीक है, अब देखो n यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 9 लिखा हुआ है। n+1 क्या, आप 9+1 करो, क्या आंसर आएगा, 10 आएगा। ऑप्शन बी राइट है। कितना टाइम लगा, टाइम नहीं लगेगा। लेकिन मिस्टेक कहाँ पे होती है, देखो अब आपके पास सवाल आया 1 + x पावर 1/3। आपसे बोला जाता है कि भाई मुझे बताओ नंबर ऑफ टर्म्स बता दो। क्या बताओ, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ। आप बोलोगे मैंने तो पढ़ाया था कि +1 ऐड करना है। आपने 1/3 + 1 किया, आंसर आ गया 4/3। आपने 4/3 में परफेक्ट आंसर लगा दिया। ठीक है, और जब टेस्ट के रिजल्ट्स आते हैं तो बच्चे कहते हैं कि हमने तो बिल्कुल राइट आंसर लगाए थे, हमारे नंबर जो हैं कम क्यों आया। भाई आपने +1 तब ऐड करना है जब आपके पास पॉजिटिव इंटीजर हो। ये आपके पास जो है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का जब केस आता है ना, तो इसके अंदर आपने +1 ऐड नहीं करना। ठीक है, इस चीज़ को अपने माइंड में रख लो। जब भी आपके पास जो है ना इस तरह की फॉर्म के अंदर लिखा होगी ना n की वैल्यू, ठीक है, तो इन्फिनिटी आंसर आपने लगाना है। क्या लगाना है, इन्फिनिटी का आंसर लगाना है हमेशा। लेकिन अगर आपके पास सिंपल पॉजिटिव इंटीजर लिखा हुआ है तब आप जो है +1 ऐड करके अपना आंसर जो है वहां पे दे सकते हो। ठीक हो गया। अच्छा, हार्मोनिक मीन की बात करते हैं, पी एंड क्यू। तो फॉर्मूला क्या होता है हार्मोनिक मीन का, सिंपल फॉर्मूला आपके पास होता है कि ऊपर आप 2 लिखोगे और दोनों को मल्टीप्लाई करोगे 2pq और नीचे आप दोनों को ऐड कर दोगे। यहाँ पे हमारे पास जो है ऑप्शन डी जो है राइट आंसर है। सिंपल जो है आपने इस तरीके से MCQs को सॉल्व करना है। 20 MCQs हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं और इन 20 MCQs के अंदर से आपका कोई सवाल है तो आप जो है कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं और अपनी तैयारी को जो है जारी रखें। और तमाम पास पेपर जो है मैंने सॉल्व करवा दिए हैं और जो जो पेंडिंग है इंशाल्लाह जो है वो भी वक्त के साथ साथ जो है जल्द अज जल्द सॉल्व हो जाएंगे। और आपने इस लेक्चर को जो है अपने तमाम कॉलीग्स के साथ जो है शेयर करना है ताकि वो भी जो है इस लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें और अपने टेस्ट को जो है एक अच्छे नंबर्स के साथ जो है पास कर सकें। अल्लाह हाफिज़।